हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉक में। तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी से एक चैप्टर करेंगे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी ऑथर का नाम है तिशानी दोशी। अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉक को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल एडुगॉक को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, जिससे हमारे चैनल को इनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले और हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू बॉर्न वॉयज। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको 2 लाइन्स दे रखी हैं कि अगर आपको अपने प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानना है तो अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है। आप वहाँ जाकर रिसर्च करें, वहाँ पर जाकर खोजें। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल, द अकेडमिक सोलेस्की, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। तो ये जो ऑथर है तिशानी दोशी, वो कहती हैं कि मैंने अपने आप को क्या करा, रशियन रिसर्च वेसल, वेसल क्या होता है, शिप। तो रशियन रिसर्च शिप पर वो गई जिसका नाम था अकेडमिक सोलेस्की, रशियन नेम है ये। और वो कहाँ पर जा रहा था, वो जा रहा था पूरे वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट कॉन्टिनेंट यानी अंटार्कटिका। तो उनकी जर्नी स्टार्ट होती है 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, और वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर्स, ये सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए वो कहाँ पहुँच रहे हैं, अंटार्कटिका। एंड बाय द टाइम व्हेन तिशानी दोशी सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, वो 100 आवर्स जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी, ओवर 100 आवर्स कंप्लीट कर चुकी थी कार, एरोप्लेन और शिप में डिस्टेंस ट्रैवल कर कर। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. तो जब वो इतने घंटों की यात्रा के बाद थोड़ा डिस्टेंस कार से ट्रैवल किया, थोड़ा एरोप्लेन से, थोड़ा शिप से, तो जब वो अंटार्कटिका का एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप देखती है, क्योंकि आप जानते हो अंटार्कटिका में बर्फ है, ठीक है, और वो क्या है, हमारा साउथ पोल पर आता है, साउथ पोल का बीच का हिस्सा है, तो उसमें क्या है, बिल्कुल वाइट लैंडस्केप होता है वहां पर। तो जब ये उसने अपना पहला कदम वहां पर रखा तो इसकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था, उसे एक अलग तरीके का रिलीफ मिल रहा था। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी उसका मतलब एक कहते हैं ना, जहां तक नजर जा रही है वाइट कलर का लैंडस्केप नजर आ रहा है। Its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. तो वो कहता है, जो तिशानी दोशी वो कहती हैं, इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी एकदम अलग, एकांत, लेकिन मेनली हाउ देयर कुड एवर बीन अ टाइम, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय पर इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास का ही हिस्सा थे। आप जानते होंगे पैनेजिया नाम का एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, उसी में से धीरे धीरे करके हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी शेप ली और वो आज इस तरीके के नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि कैसे मान लूँ कि इतना सुंदर, इतना वाइट लैंडस्केप, कभी ये पूरा का पूरा लैंडस्केप जो था वॉज पार्ट ऑफ वन सिंगल लैंड मास। तो यहाँ पर वो इसकी मतलब भव्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. तो अभी वो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो एक जायंट यानी वेरी ह्यूज इन साइज
अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। अमालगमेटेड मतलब मिक्स हो जाना, एक तरीके से आप समझ रही मर्ज हो जाना। तो मर्ज था हमारे सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में, जो कि एग्जिस्ट करता था। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना जो है वो गोंडवाना था। एंड थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, और उस समय पर चीज़ें बहुत अलग थी। ह्यूमंस जो थे वो इतना अराइव नहीं हुए थे, और क्लाइमेट जो था वॉज मच वार्मर, और उसमें बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी था, फ्लोरा फौना। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम जब डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए, यानी कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए धरती से, और जब एज जो थी मैमल्स की गॉट अंडरवे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो लैंड मास के फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आए, और धीरे धीरे करके डायनासोर्स का एरा खत्म हुआ, और मैमेलियंस जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, वो आने लगे। और हमारा जो आज हम स्ट्रक्चर देखते हैं फिजिकल, जो आप लोग देखते हो शेप, अपनी ज्योग्राफी बुक्स में पढ़ते हो, तो जिस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स की शेप है, वो इतने सालों पहले ऐसी नहीं थी। बहुत समय समय पर बहुत चेंजेस आए हैं, और आगे भी आते रहेंगे। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और एंटार्क्टिका जाने का मतलब है उस हिस्ट्री का आप हिस्सा बनते हो, और आपको थोड़ा ग्रास्प ऑफ नॉलेज मिलता है दैट वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर कुड पॉसिबली बी हेडिंग। हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ पर और आगे जा रहे हैं। तभी उसने शुरू में एक लाइन लिखी थी, अगर आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अच्छे से स्टडी करना है, दैट यू शुड गो टू एंटार्क्टिका। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. So all these are geographical terms you have been given. Cordilleran folds, Precambrian granite shields, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि बहुत सारे जियोलॉजिकल मतलब मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं लगातार, बहुत सारे एवोल्यूशन आते हैं, कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नई बनती हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कोई भी चीज़ को बनाने में, हमारी धरती के रंग रूप आकार को देने में। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas, South America drifting off to join North America. तो कहते इमेजिन करो, इंडिया जो है अगेंस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में आ गई, और क्या बन गया, हिमालयाज बन गए। हिमालयाज आप लोग जानते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे बने। फिर साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ हो गया। आप जानते होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्लोब मतलब आपके कॉन्टिनेंट्स ध्यान आ रहे हो कि नॉर्थ अमेरिका और नीचे की तरफ हमारा साउथ अमेरिका। एंड ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, एंड एंटार्क्टिका फ्रिजिड जोन में आ गया, डेसोलेट, और पूरे वर्ल्ड के बॉटम में। तो ये सारी शिफ्टिंग हुई और ये सारे हमारे चेंजेस आए। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place when 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. तो क्योंकि तिशानी दोषी दक्षिण भारतीय हैं, साउथ इंडिया कल्चर से बिलोंग करती हैं, तो वो सन को वर्शिप करते हैं, और वो कह रही है कि 90% जहाँ पर अर्थ की टोटल आइस वॉल्यूम्स है, एकदम चिलचिलाती हुई, कहते हैं ना एकदम चुभने वाली ठंड है, जहाँ पर 90% जो है अर्थ का टोटल आइस का वॉल्यूम इस जगह पर है। तो मेरे जैसा इंसान जो रोज सूर्य देवता को पूजता है, प्रार्थना करता है, वो 2 हफ्ते से यहाँ पर है। और सिर्फ मेटाबॉलिक फंक्शंस नहीं, इमेजिनेशन भी उसकी इस तरीके की हो रखी है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल devoid of any human markers, no trees, billboards and buildings.
तो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हम कोई पिंग पोंग बॉल में हैं जहाँ पर ह्यूमंस का कोई भी निशान नहीं है, डिवॉइड ऑफ यानी कि वंचित। ह्यूमन की कोई मार्किंग्स नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, मतलब आपको महसूस, सिर्फ आपको दूर दूर तक वाइट लैंडस्केप, सब कुछ वाइट 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 नजर आएगा। You lose all the earthly sense of perspective and time here. समय का आपको इतना पता नहीं चलेगा और जितना भी अर्थ पे रहने की आपकी जो सेंस है, यानी कि एक तरीके का पर्सपेक्टिव है, आपको अपने आसपास हरा भरा बहुत सारे बिल्डिंग, सड़कें, धुएं, ये सारी चीजें नजर आती हैं, यहाँ आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा और समय का भी पता नहीं चलेगा। The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. माइक्रोस्कोपिक मतलब फ्रॉम द टाइनीएस्ट टू द माइटी। तो यहाँ पर जो स्केल है वो क्या है, मिजेस एंड माइट्स, छोटे छोटे माइट्स, छोटे छोटे आपको कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नजर आएंगे। नजर आएंगे का मतलब है यहाँ पर, और ब्लू वेल्स और आइसबर्ग्स। माइटी यानी बिग, तो छोटे से लेकर बड़ा यहाँ पर आपको सारी चीजें मिली। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ द बेल्जियम। आइसबर्ग का साइज वो देखो, आपको एग्जाम्पल दे रही है, वो दे रही है एग्जाम्पल कि एक आइसबर्ग का साइज बेल्जियम कंट्री के कंपेयर कर रही है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ द बेल्जियम। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or carving ice sheet consecrates the place. तो दिन अपना आगे आगे होता जाता है, 24 आवर्स पूरे पूरे होती हैं, बहुत मध्यम सी समर लाइट होती है और हर जगह शांत, क्योंकि यहाँ कुछ है भी नहीं तो हर जगह पर शांति होती है, साइलेंस। इंटरप्शन अगर होता भी है तो कभी कभी यहाँ पर भूस्खलन हो जाता है, आइस शीट्स वगैरह जो होती हैं, एवलांशेस आ जाती हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत ब्रेक होता है साइलेंस, अदरवाइज पूरा शांत रहता है सब कुछ। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। तो यहाँ पर आपको क्या है, जितना भी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर आपको उसमें आपको सारी स्टडी करनी है तो ये जो जगह है वो आपके लिए बेस्ट है। ह्यूमन इम्पैक्ट तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि अब उसने बताया था, तिशानी दोशी ने, कि पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि इसमें अंटार्कटिका की हिस्ट्री उसमें समझाई थी कि किस तरीके से बदलाव हुए थे। अब यहाँ पर ह्यूमन का इंटरप्शन किस प्रकार से हुआ और क्या क्या चेंजेस आए उस वजह से, अब इस पैराग्राफ में आगे ये रहेगा। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities. तो यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थे वो 12,000 साल पहले से, यानी कि इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी हद तक अपना जो डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर कर लिया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो यहाँ पर अंटार्कटिका पर बात नहीं कर रहे हैं, अंटार्कटिका पे ये सब नहीं हो रहा है, अंटार्कटिका पे थोड़ी ना गांव शहर बस सकते हैं, वाइड लैंडस्केप है, वो कह रहे हैं अर्थ पर। 12,000 साल पहले, जो कि बहुत आपको लगेगा कि क्या है, बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स, जियोलॉजिकल क्लॉक में तो फ्यू सेकेंड्स है, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि ह्यूमंस के आने से, जब मैमेलियंस आ गए, डायनासोर एरा चला गया, तो ह्यूमंस के आने से यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे टाउन सिटीज बनने लगे, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, और जितने भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो वो सारी जो थे वी हैव टू बैटल देम, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स थे और पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती चली गई, तो अब हमें कॉम्पीट करना है फॉर दोज लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। जितने हमारे संसाधन हैं उनसे हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है।
क्योंकि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हुआ है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटेड मतलब अनकंट्रोलेबल, जितना हमने धुआं पॉल्यूशन अपने नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रीडीली यूज किया है, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स शी इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। यस, तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है, अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करा है, स्लोली स्लोली बट यस इंक्रीज हुआ है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर। एंड यू ऑल नो, you must have heard in news or in other kind of articles that अगर हमारे इसी तरीके से बात बनी तो आप लोग पढ़ते हैं कि ये सारा जो है सबमर्ज हो जाएंगे, आइसबर्ग की जो पिघलने का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे जितने भी लो लाइंग जितने भी हमारे सिटीज़ है, कंट्रीज हैं, वो एक ना एक दिन समा जाएंगे पानी में, समुद्र में। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट hotly contested environmental debates of our time. इस वक्त का सबसे हॉट पोटैटो जो है वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना। जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसके बारे में हम हॉटली कॉन्टेस्ट यानी डिबेट करते हैं, वाद विवाद चलते हैं, चाहे कोई भी सम्मेलन हो, कहीं पर भी हो, हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये है हमारा नीड ऑफ द आवर। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या डिबेट होती है कि हमारा एंटार्क्टिक आइस शीट, अभी जो मैं आपसे बता रही थी आइसबर्ग, क्या वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट भी डिस्ट्रप्टेड? क्या एंड ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है, हमारी धरती खत्म हो जाएगी? मे बी नॉट, शायद या शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम एकदम से प्रूफ के साथ मतलब ये तो नहीं कह सकते हाँ बिल्कुल हो जाएगी या हाँ बिल्कुल नहीं होगी। वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। आइदर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और एंटार्क्टिका इस डिबेट का, जब भी ये सारी बातें होती हैं उसमें एंटार्क्टिका मुख्य रहता है। वो इसीलिए नहीं कि इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, ये प्रिस्टीन है, एकदम क्लियर है। प्रिस्टीन मतलब क्रिस्टल क्लियर, ये प्रिस्टीन है एकदम नहीं। मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि यहाँ पर 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हैं विच आर ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द आइस, और हमें इसको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें अपने अर्थ के पास्ट के, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जानना है। तो वो इसीलिए नहीं बोलते कि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो इसीलिए वो डिबेट में रहता है, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स हैं विच आर ट्रैप्ड बीनीथ द लेयर्स ऑफ द आइस, एंड इफ वी वांट टू एग्जामिन, टू स्टडी हमारे अर्थ के बारे में, वी हैव टू एक्सप्लोर एंटार्क्टिका। Students on ICE, the program I was working with on the Soleski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. तो यहाँ पर तिशानी दोषी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी कि वो कुछ बच्चों को इन प्रोग्राम पर लेकर गई। कहाँ लेके गई? एंटार्क्टिका लेके गई हाई स्कूल स्टूडेंट्स को। और कहाँ पर वो वर्क कर रही थी? सोलेस्की, यानी वही रशियन वेसल एकेडमिक सोलेस्की। तो यहाँ पर उनका एम क्या था कि वो क्या करेंगी, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगी एंटार्क्टिका और उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देंगी जिससे कि उनको अंडरस्टैंडिंग होगी और वो हमारे प्लैनेट को रिस्पेक्ट करेंगे। अब आप बताइए वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्यों लेकर गई होंगी? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉस्टरिटी है, दैट मीन्स वो हमारे कल का भविष्य, वो हमारा कल है। तो अगर आज उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि हम अपने प्लैनेट के साथ क्या कर रहे हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लेकर वहां से आएंगे और वो उस प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का सम्मान करेंगे और इस चीज के बारे में अभी से मेजर्स लेना स्टार्ट कर देंगे।
तो हाई स्कूल के बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टूडेंट्स ऑन आइस, और वो इस पर लेकर गए। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired, rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With Students on Ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. So यहाँ पर ये जो ऑपरेशन था स्टूडेंट्स ऑन आइस, एक तरीके का प्रोग्राम, करीब उसको 6 साल हो गए हैं, और कैनेडियन थे जॉफ ग्रीन, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस उन्होंने ऑफर किया कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, दैट इज द करेंट जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, और अगर उनको इस एज में इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वो बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब करके एक्ट करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि हम क्या चीज़, हमारे एंसेस्टर्स क्या गलतियां कर चुके हैं और अब हमें कैसे सुधारना है। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize the threat of global warming is very real. अब ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों हुआ? बिकॉज इट इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, साउथ पोल पे इम्पॉसिबल है एंड इट्स ईजी टू ब्लेज अबाउट। वो कह रहे हैं कि आप अपने घर पर बैठकर सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कंट्रीज में, और आप सिर्फ चर्चा को सुनते हैं, आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बढ़ गया है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स एक दिन पिघल जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, आइस शेल, ये सारी चीज़ें आप अपने घर में, अखबारों में, मैगजीन में, किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा जब आप इसको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं? तो जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, जो डेंजर है, वो आप महसूस कर पा रहे हैं कि अरे अगर इस तरीके से हो जाएगा तो वाकई क्या होगा हम लोगों का, धरती खत्म हो जाएगी या क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ क्योंकि लोगों को अपनी आंखों से देखना और फिर उसके बारे में सोचना जो था वो यहाँ पर ज्यादा पसंद आया मतलब उनको लगा कि इस वजह से हम ये अपना एक एक्ट जो है वो कर सकते हैं। Antarctica, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Antarctica बहुत सिंपल इकोसिस्टम, हालांकि फ्रॉम स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म से लेकर वी हैव माइटी ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एंड एवरीथिंग, बट बायोडाइवर्सिटी की कमी है। यहाँ पर आपको पोलर रीजन्स में रहने वाले कुछ जानवर, कुछ फ्लोरा फौना ही मिलेगा। बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, तो यहाँ एक परफेक्ट प्लेस है। हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, एवोल्यूशंस हो रहे हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं और इन्वायरमेंट में बाद में बिग रेपरकशंस यानी कि जो अंजाम है, जो उसका रिजल्ट है, क्या हो सकता है, वो हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर छोटी छोटी चीज़ें भी अगर यहाँ पर चेंज होती हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द प्लैनेट, वो यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो, उसे आप लाइव देख सकते हो। टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplanktons, the grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain। तो पूरे साउथ ओशियन फूड चेन को नरिश करने वाला, उसे सींचने वाला है फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि यहाँ आपको हरे भरे पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे।
फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? ग्रीन ग्रासेस हैं, एंड दे आर द प्रोड्यूसर्स हियर, दे फॉर्म द बेसिक फूड चेन का बेसिक पार्ट है वो। यहाँ पर फूड चेन स्टार्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन से। हमारे यहाँ पर फूड चेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फूड चेन स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स से, लेकिन ये अंटार्कटिका है तो वाइट लैंड मास, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो भार है खाने का यानी ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो हमारे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं जो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एसिमुलेट करना मतलब एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन, और ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी ये सस्टेन कर रहे हैं हमारे पूरे अंटार्कटिका को, सादर्न एंटार्क्टिक रीजन को। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन, साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर और ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे? अफेक्ट होंगे। और अगर ये अफेक्ट होंगे तो जितने भी अंटार्कटिका में मरीन एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, ऑल ओवर हमारी ग्लोबल कार्बन साइकिल है, वो सबकी सब अफेक्ट हो जाएगी। सो इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो यहाँ पर वो समझाते हैं कि अगर आप छोटी से छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान रखते हैं, उनका ध्यान रखते हो, तो बड़ी चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाती हैं। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन सुरक्षित रहेंगे यहाँ पर, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स हियर, तो यहाँ पर जितने भी मरीन एनिमल्स हैं जो डिपेंड है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को कोई छोटी मछली खाती होगी, उस छोटी मछली को थोड़ी बड़ी मछली खाती होगी, उस बड़ी मछली को एक बड़ी व्हेल खाती होगी, या ये सारी चीज़ें कोई बड़ी मछली खाती होगी, तो ये सारे क्या है? फूड चेन का पार्ट है। आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर फूड चेन में ज़रा सा भी एक लेवल पर भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो ऑल ओवर पूरे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी सेम बात है। नेक्स्ट वी हैव वॉक ऑन द ओशियन। देखिए, आप इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ इस थर्ड टॉपिक को, चैनल एडुवॉक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो लंबा जा रहा है। आप जानते हैं 11th-12th क्लास के चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी लेंदी और डिटेल चैप्टर्स होते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। चलिए, लेट अस कंटिन्यू देन। वॉक ऑन द ओशियन। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. उनका पूरा एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगा? The Soleski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. तो जो इनका वेसल था, रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक सोलेस्की, उसने मैनेज करा और वो क्या करा? एक थिक वाइट स्ट्रेच यानी आइस के बीच में से वो एक वेज यानी कटता हुआ एक पेनिनसुला की तरफ, एक टैडपोल आइलैंड की तरफ बढ़ा। द कैप्टन डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो जो कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड करा कि हम मुड़ते हुए नॉर्थ की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम ऐसा करते, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. तो हम सबको इंस्ट्रक्शंस मिले कि हम उधर से उतरें, उस वेसल से उतरकर ओशियन पे वॉक करें। So there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glares. तो उन्होंने अपने मोटे मोटे वाले फर्स पहने, अपने ग्लेयर्स पहने यानी जो गॉगल्स होते हैं, और कितने जने थे ये? 52 जने, 52. And they walked on a stark whiteness that seemed to spread out forever. और उस whiteness यानी उस पूरे white land mass पर वो चल रहे थे। Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. उनके कदमों के ठीक नीचे कुछ मीटर तक
थिक मोटी आइस पैक थी और उस आइस पैक के नीचे 180 मीटर्स बहुत सारे लोग थे, मतलब मरीन एनिमल्स, प्लांट्स. In the periphery, crevature seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. और उस जगह पर सील्स जो थे वो अपने आप को धूप में, मतलब वो आइस फ्लोस पर बैठे थे, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स बैठ जाते हैं पेड़ की छाया के नीचे, बिल्कुल वो भी इसी तरीके से आइस फ्लोस पर बैठे थे और सन ले रहे थे. जितना भी वहां पर सन तो ऐसा निकलता नहीं है, तो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत लाइट निकलती है उसे वो इंजॉय कर रहे थे. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. तो यहाँ पर अभी भी तिशानी दोशी जो हैं, ऑथर जो हैं, वो हमारे प्लैनेट की ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा हैरान थी. तो कितना ऐसा था कि एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. वो बताती है एंटार्क्टिका एक समय पर बहुत गर्म प्रदेश था. विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वुली राइनोस? Who's to say? क्या हमें ऐसा दोबारा देखने को मिलेगा? And after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. तो यहाँ पर वो बच्चों के साथ हैं, टीनेजर्स के साथ आई थी स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में, जहाँ पर जो बच्चे जो थे वो यानी भविष्य जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन, वो दिमाग में आइडियाज़ थे उनके पास कि हम क्या क्या मतलब कंसर्न्स हमारे हो सकते हैं हमारी प्लैनेट को बचाने के लिए. तो यहाँ पर वो कहती हैं अगर इतना सब कुछ हो सकता है मिलियन ईयर्स में, तो एक दिन के डिफरेंस से क्या होगा. इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी ऑथर है तिशानी दोशी, ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमारी इस वीडियो में पूरी हो गई है. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. चैनल एडुगो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ हमारी नई वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.